Okay, so we had started with transposable elements, and we have covered around 2 lectures on it, right? So क्या क्या कवर हो चुका है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स में, देख लेते हैं. Okay. So hopefully slide is visible. Yes, Yes, sir. everyone. Yes, sir. Okay. Thank you. So we have seen about this. We have started with Barbara McClintock. इन्होंने discover की मैडम ने, and what she discovered, color of color of kernel. Sorry. Okay. ठीक है. तो पर्पलिश ब्राउन क्यों हो रहा था उससे, काफी बड़ा क्वेश्चन है. ठीक है. एंड 1947 में, ओके, एंड 1954 में आई थिंक नोबेल मिला. So it is around 66 plus years ago, right? Okay. So किधर किधर देखा गया है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, बैक्टीरिया, फंगाई, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों में देखा गया. ठीक है. 3 कैटेगरीज देखे हम लोगों ने, राइट, है ना? कौन से 3 कैटेगरीज देखे? just a second. Yes. कौन से 3 कैटेगरीज देखे हम लोगों ने? एक मिनट. ये देखा, ये वाला नॉन रेप्लिकेटिव, रेप्लिकेटिव है, रेट्रो, ट्रांसपोजिशन, राइट. ओके. फिर हम लोग को ये वाले ये आज देखने, व्हाट इज रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट्स एंड व्हाट आर रेट्रोपोजेंस. ठीक है, सिंपल है. फिर हम लोगों ने देखे सिंपलेस्ट आईएस एलिमेंट, सिंपलेस्ट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो होते हैं आईएस एलिमेंट्स होते हैं. फिर उससे कॉम्प्लेक्स कंपोजिट्स होते हैं, एंड फिर देयर आर TN3 लाइक एलिमेंट्स, एंड वी हैव कवर्ड ऑल 3. ओके. नाउ आईएस एलिमेंट्स हम लोग ने देखा सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स, सिंपलेस्ट टू लार्जेस्ट, बेसिकली मतलब सबसे छोटे सीक्वेंसेस 768 बेस पे लॉन्ग है. ठीक है. ये सबसे सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट है. ओके. एंड इसमें हम लोगों ने देखा व्हाट इज TR, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स क्या होते हैं, व्हाट इज साइड डायरेक्टेड, सॉरी साइड डायरेक्टेड म्यूटेशन नहीं, आई वाज टॉकिंग अबाउट साइड टारगेट साइड डुप्लीकेशन. ओके. ये भी हम लोगों ने देखा. ट्रांसपोजेज की एक्टिविटी कैसे होती है वो भी देखा हम लोगों ने, राइट. ठीक है. और मेडिकल रेलेवेंस भी देखा, क्योंकि दीज प्लाज्मिड्स कैरी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जीन्स, राइट. फिर हम लोग ने कंपोजिट ट्रांसपोसोन्स भी देखे. ट्रांसपोसोन्स में जो ये आईएस एलिमेंट्स, दे कैरी आईएस एलिमेंट्स, जिसमें भी सेम और जिसमें भी डिफरेंट ऑल्सो, राइट. जैसे इधर देखा था, इसमें एक ही जो IS50R है, आई थिंक दैट इज प्रोड्यूसिंग ट्रांसपोजेज इनसाइड. IS50L डज नॉट प्रोड्यूस ट्रांसपोजेज. ठीक है. थोड़ा सा सीक्वेंस में फर्क हो जाता है, उसकी वजह से नॉन फंक्शनल इंजाइम जनरेट हो सकता है, इंजाइम जनरेट ना करें, फंक्शनल इंजाइम जनरेट. दे में कैरी, जो कंपोजिट ट्रांसपोजोन है वो आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स कैरी कर रहे, राइट. ओके. तो ये भी हम लोगों ने देखा. देन वी सॉ TN3 एलिमेंट्स, राइट. एंड इसमें आपके टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स नहीं है इधर, या सॉरी IS एलिमेंट्स नहीं है. तो इधर क्या है, ओनली टर्मिनल रिपीट्स है. ठीक है. इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स. तो इधर IS एलिमेंट्स नहीं है, IS एलिमेंट्स गायब है. दैट्स व्हाई सॉरी, these has to produce its own transposase enzyme. ठीक है. फिर resolvase भी है इधर, सॉरी. ठीक है. एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी, बीटा लैक्टमेस. ओके. देन ये कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसफर होता है या ट्रांसपोजेज होता है. ठीक. फिर देन वी सो व्हाट AC एंड DS एलिमेंट्स. ये एक्चुअल बारबरा मैकक्लिंटॉक का एक्सपेरिमेंट है. ठीक है. इसके ऊपर ही रिसर्च किया गया. AC, व्हाट इज AC, व्हाट इज DS हम लोग ने देखा है. ठीक है. इन डेप्थ देखा है. हाँ, एक्टिवेटर एंड डिसोसिएशन. तो अगर किसी को अभी भी क्लियर नहीं है,
so they can go to YouTube and उधर लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है। okay? ये हो गया। देन जैसे ये एस एलिमेंट एसी एलिमेंट है, ठीक है, फुल्ली फंक्शनल है। डीएस एलिमेंट्स में इंटरनल सीक्वेंसेस मिसिंग है एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीएस एलिमेंट्स, ए जिसमें नॉन होमोलोगस डीएनए भी, एंड ये थर्ड वन कि डीएस एलिमेंट के अंदर एक और डीएस एलिमेंट, ठीक है। नाउ थर्ड क्लास ऑफ ये हो गया, सॉरी। फिर अभी हर्ड अबाउट होबो एलिमेंट्स, ये ड्रोसोफिला में देखा गया। फिर हम लोगों ने पी एलिमेंट्स देखे, दैट वाज एक्सटेंसिवली स्टडीड, ठीक है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट पी एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा पी एलिमेंट होते हैं, एम एलिमेंट, सॉरी, पी स्ट्रेन होते हैं एंड एम स्ट्रेन होते हैं। तो पी स्ट्रेन मतलब जिसमें पी एलिमेंट है, एंड एम स्ट्रेन मतलब इट इज विदाउट पी एलिमेंट, ओके। जिसमें पी एलिमेंट्स रहते उसमें देखा गया है कि पी मेल एंड एम फीमेल के बीच में अगर क्रॉस किया जाए, इट विल रिजल्ट इनटू हाइब्रिड डिसजेनेसिस। सो व्हाट इज हाइब्रिड डिसजेनेसिस? डिटोरेशन इन क्वालिटी ऑफ प्रोजेन, ओके। तो क्या होता है उसमें ज़्यादा हायर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस देखे गए हैं, क्रोमोसोमल ब्रेकेज देखा गया है, स्टर्लिटी होती है, मतलब जो उसके आगे के जनरेशन्स नहीं होंगे, ठीक है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि इस ऑब्वियसली एम एंड एम के बीच में जब क्रॉस होता है तो उसमें क्या बोलते हैं आपको, हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखेगा। अगर फीमेल पेरेंट पी है तो इसमें भी नहीं दिखते, एंड फीमेल भी पी है एंड मेल भी पी है तो इसमें भी नहीं दिखेगा, बट ओनली इट इज ऑब्जर्व्ड इन व्हेन मेल इज पी एंड फीमेल इज एम स्ट्रिंग पे, ठीक है, तभी दिखता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये इधर क्यों नहीं दिखता दोनों भी, ठीक है, क्योंकि देयर इज सम फैक्टर कॉल्ड एज पीवी, ओके, है ना। और ये स्ट्रिक्टली जर्मलाइन सेल फिनोमेना है, ना कि सोमैटिक सेल फिनोमेना, ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा, राइट। जैसे एसी एंड डीएस एलिमेंट देखे थे वैसे ही हम लोगों ने देखा था इन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पी एलिमेंट्स, पी कंप्लीट एंड पी इनकम्प्लीट पी, ठीक है, ये भी देखे थे, ये एकदम सिमिलर है एसी एंड डीएस एलिमेंट। ओके, एंड देन वी मूव टू रेट्रोवायरसेस, जो प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। व्हाट तो रेट्रोवायरस को रेट्रो ट्रांसपोसोन्स भी बोलते हैं क्योंकि वो भी जंप करते हैं, ठीक है, या वो इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एचआईवी का देखा था, इन डेप्थ देखा था। ये इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि आगे अभी जो लेक्चर्स होने वाले हैं तो उस पे ये 3 चीज़ पे फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। गैग, पॉल एंड ईएनवी, ठीक है। और ये 3 जीन्स रहते हैं वायरसेस पे, ओके। तो ईएनवी ऑनवलप के जितने भी प्रोटीन्स है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, वो ईएनवी जनरेट कर रहा है, पॉलीमरेज ऑब्वियसली, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज। और गैग प्रोटीन्स गैग वो सारे प्रोटीन्स बना रहे हैं जो वायरल पार्टिकल्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है, और मतलब स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो सकते हैं, ओके, ठीक है। तो हम लोग ने इन डेप्थ देखा था कि कैसे ये जो आरएनए वायरस है ना, आरएनए वायरस है, राइट, ग्रीन कलर का आरएनए, ठीक है, वो कैसे रिवर्स ट्रांसक्राइब होकर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जनरेट करता है, एंड इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं कन्वर्शन ऑफ आरएनए टू डीएनए। इतना सिंपल नहीं है जैसे बोला जाता है कि आरएनए से डीएनए सीडीएनए जनरेट हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बट एकदम सिंपल नहीं है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, ठीक है। ये भी हम लोगों ने देखा था, एंड कैसे इंटीग्रेट होता है वाया इंटीग्रेशन से, वो भी हम लोगों ने देखा था, एंड टारगेट साइट डुप्लीकेशन कैसे हो रहा है वो भी देखा, राइट, ओके। सो ये प्रीवियस लेक्चर में कवर हो चुका है। सो हम लोगों ने एक रिविजन ले लिया, ओके। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट्स। तो क्या होता है रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट्स? तो इसको समझे, एक मिनट, ओके, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, किधर किधर देखा गया रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट, इट इज फाउंड इन
यूकैरियोट्स, ओके, किधर किधर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूकैरियोट्स, ओके, इंक्लूडिंग yeast, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किधर यूकैरियोट्स में पाया देखा गया है, यीस्ट में भी देखा गया है, प्लांट्स में भी देखा गया है, एनिमल्स में भी देखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एम आई वॉइस आ रहा है बेबी के ऊपर से आ रहा है? यस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। अभी सो व्हाट इज रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट्स, मतलब ये एलिमेंट्स जो है या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है, उनका जो फीचर्स है दे आर मोर सिमिलर टू रेट्रोवायरसेस, ठीक है, इतना एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताने जो, ठीक है, बट बट रेट्रोवायरसेस नहीं है, फुल्ली रेट्रोवायरसेस नहीं, सिमिलर है। तो आप बोलोगे सिमिलर कैसे, तो इसमें हो सकता है कुछ जीन्स मिसिंग है, ठीक है, सॉरी, कुछ जीन्स मिसिंग है, तो कौन से मिसिंग जीन्स है वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या क्या सिमिलरिटी क्या है, इसमें लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स है, ठीक है, तो एल टी आर्स है, इनके पास एल टी आर्स है, तो ये चेक चेक हो गया, ठीक है, इनके पास है। ओके, एल टी आर में रिपीटेड सीक्वेंस है, इन्वर्टेड रिपीट्स है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, तो एकदम जैसे रेट्रोवायरसेस, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स या रेट्रोवायरसेस बोल सकते हैं, से उनके एल टी आर्स है, वैसे ही सेम एल टी आर्स इनके पास भी है, ठीक है। ओके, बट फर्क किधर आ जाता है, इधर आ जाता है, फर्क इधर आ जाता है, किधर, दो जीन्स है इनके पास, खाली दो जीन्स है। और अगर आप याद करोगे रेट्रोवायरस में थ्री जीन्स थे, ठीक है, रेट्रोवायरसेस में या रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में थ्री जीन्स थे। तो कौन सा जीन मिसिंग है इसमें, देखो इधर गैग है, पॉल है, तो कौन सा जीन मिसिंग है, कौन सा जीन मिसिंग है इधर, यस कोई बता सकता, स्टूडेंट्स? Annual. ENV. ई एन बी, ठीक है, तो ऑनवेलप के जो जीन्स हैं दीज आर मिसिंग, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं बोल रहा कि एकदम सीक्वेंस फुल्ली सिमिलर है, बट इनके जो एंजाइम्स है दे वर्क इन सेम फैशन, ठीक है, बस खाली ऑनवेलप के जो एंजाइम जीन्स है वो मिसिंग है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट्स, सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑनवेलप के जीन्स आर मिसिंग, ठीक है। अभी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट्स आर TY1, ठीक है, आप बोलोगे TY1 क्या है, ये TY नहीं, ओके, TY1 इज एग्जाम्पल, ओके, ये TY1 ट्रांसपोजोन है, ओके, ये किधर देखा गया, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा हमको, ओके, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ये इटैलिक्स में कर सकता हूँ मैं, बेस्ट है इटैलिक्स, ओके। तो ये याद रखो, जब भी पीपीटी में बना रहे हो तो जो ऑर्गेनिजम्स के नाम है इट शुड बी इटैलिक्स, ओके, बेटर है अंडरलाइन करने में, चाहिए, ओके। सो आगे चलते हैं, कितना बेस पेयर लॉन्ग है, 5.9 केबीपी लॉन्ग है, मतलब 5900 बेस पेयर अप्रॉक्सीमेटली लॉन्ग है। एल टी आर्स कितने बड़े हैं, 340 बेस पेयर लॉन्ग है, ठीक है। और ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा है कि रेट्रोवायरस जो रहते हैं, ट्रांसपोजोन्स रहते हैं बेसिकली, वो टारगेट साइट डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, टारगेट साइट को डुप्लीकेट करते हैं, तो इधर 5 बेस पेयर का टारगेट साइट इज बीइंग डुप्लीकेट, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, तो मोस्ट ईस्ट ट्रेन, उसमें क्या है, कितने 35 कॉपीज हैं, ज़्यादातर जो ईस्ट ट्रेन देखे गए, जितने भी एनालिसिस किए गए, उसमें देखा गया कि 35 कॉपीज तक प्रेजेंट रहते हैं, मतलब एक ही कॉप एक जो ये TY1 है वो 35 कॉपीज तक दिखे, ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल के अंदर, ओके। अभी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं इधर, तो ये क्या, TY A है, TYB है, क्या, देख देख एक मिनट में डायग्राम में दिखा देता हूँ। तो ये है तुम्हारा TY1 एलिमेंट, ठीक है, होपफुली डायग्राम दिख रहा है, यस, एम Yes, आई, sir. या ओके। अभी देखो इधर देखो, ये एल टी आर है,
ठीक है, एल टी आर। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ टी वाई वन एलिमेंट इतना ही, ओके। एल टी आर इधर है टी वाई ए जी और टी वाई बी जी, और ये मिलके पूरा का पूरा टी वाई वन एलिमेंट है। ठीक है, समझ रहे? टी वाई वन एलिमेंट इतना है। ठीक है, ओके। ऑब्वियसली ये क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट हो चुका है, इसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये टी वाई वन एलिमेंट है। इसमें दो जीन्स इंपॉर्टेंट है, कौन से? टी वाई ए है एंड टी वाई बी है। ठीक है, नाउ इफ यू फोकस ऑन दिस टी वाई ए, ये कौन से जीन्स बना रहा है? ऊपर देखो, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बना रहा है। तो हम लोगों ने देखा था ना, गैग गैग भी स्ट्रक्चरल जीन्स बना रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं टी वाई बी जीन क्या जनरेट कर रहा है। इधर देखो, इधर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जनरेट कर रहा है। सो इट इज नॉट स्ट्रिक्टली अ रेट्रोवायरस फिनोमेना, रेट्रोवायरस एलिमेंट्स भी सेम ट्रांसपोजोन से। ठीक है, ये भी वही प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये रेट्रोवायरस रेट्रोवायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जनरेट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉल का काम कर रहा है। ठीक है, ई एन बी मिसिंग है। ठीक है, नहीं तो इनको भी एच आई वी होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे ही रेट्रोवायरस। ठीक है, जाने दो। तो ये है आपके दो, टी वाई इज इक्वलेंट टू गैग और टी वाई बी जीन इज इक्वलेंट टू पॉल जीन। ठीक है, इतना समझ में आया? यस, सबको समझ रहा है? नहीं समझ रहा बता दो मुझे फटाफट, मैसेज मत करो, ऑडियो वॉइस ऑन करो और बताओ। यस सर, यस समझा। यस सर। समझ रहे? नारायण, प्रणिल है कि प्रणिल? हेलो, ये दोनों सो रहे हैं क्या? बोला समझा सर, बोला। ओके, ठीक है। ओके, सो ये अभी ये ध्यान दो, ये डीएनए है। ठीक है, डीएनए में इंटीग्रेटेड है ऑब्वियसली। ठीक है, अभी जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसने जनरेट किया, ओके, तो ये क्या काम करेगा? ये आपका इसका फुल लेंथ एमआरएनए जनरेट करेगा, फुल लेंथ एमआरएनए। ठीक है, ओके, फुल लेंथ एमआरएनए जनरेट किया, मतलब एलटीआरस भी कॉपी हो रहे हैं। ठीक है, दोनों भी, ये भी कॉपी हो रहा है, ये भी कॉपी हो रहा है। ठीक है, और टी वाई ए जीन भी कॉपी हो रहा है, टी वाई बी जीन भी कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? फुल लेंथ एमआरएनए। ओके, अभी एमआरएनए से ये क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, करेक्ट। तो इधर क्या, आपका एमआरएनए से डीएनए जनरेट कर रहा है, ये डीएनए। ठीक है, फुल लेंथ डीएनए। ओके, तो ये एमआरएनए से इसने फुल लेंथ डीएनए जनरेट किया। ठीक है, अब क्या होगा? फुल लेंथ डीएनए जनरेट किया तो क्या हो? तो ये आपका एक टाइप का कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म, कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो ये देखो, इसने डीएनए से एमआरएनए जनरेट किया और एमआरएनए से वहाँ पे सीडीएनए जनरेट किया। ओके, एंड ये सीडीएनए जाके दूसरे साइट पे, ठीक है, या दूसरे साइट, साइट मतलब डीएनए में दूसरा जगह या दूसरा क्रोमोसोम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं एक ही क्रोमोसोम में जाकर सकता है। ठीक है, तो ये इंसर्ट हो जाता है, वापस इंसर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में, तो ये दूसरी जगह जाकर, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? एडिशन म्यूटेशन कर रहा है। ठीक है, एडिशन म्यूटेशन। ओके, ओके, समझा ये ट्रांसपोजिशन कैसे होता है? तो ये ईस्ट में ओनली वन क्रोमोसोम रहता है, तो ये अगर हम लोग इसकी बात करें तो एक ही क्रोमोसोम में ये दूसरे डीएनए के साइट में जाके बैठे। होपफुली समझा रहेगा सबको मैकेनिज्म। यस, किसी को नहीं समझा ऐसा कोई है? यस स्टूडेंट्स, सबको समझा समझा? सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है
ड्रोसोफिला में भी देखा गया सेम चीज, हम लोगों ने ईस्ट देखा, ईस्ट इज अ यूकेरियोट, ड्रोसोफिला इज आल्सो यूकेरियोट। बट ये ध्यान रखो, जो ईस्ट है दैट इज अ माइक्रो यूकेरियोट, मतलब आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ओके, ड्रोसोफिला को आपको माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत नहीं रहती, इट इज विजिबल इन वे नेकेड आइज, ठीक है। तो ये इसको फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं ड्रोसोफिला में। ओके, तो नेक्स्ट जो है रेट्रोवायरस एलिमेंट, ये आपके ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई में देखा गया। एंड इसको हम लोग रिसर्चर्स कोपिया बोलते हैं इसको, मतलब उसका नाम है कोपिया। जैसे इसका हम लोगों ने उसमें देखा था वो Ty1 एलिमेंट था, वैसे इधर है कोपिया। कोपिया क्या होता है कोपिया, क्यों बोला गया कोपिया? क्योंकि ये कोपियस अमाउंट ऑफ आरएनए जनरेट करता है, एकदम सेम मैकेनिज्म है, और भर भर के आरएनए जनरेट करता है, जिससे बहुत सारे सीडीएनए जनरेट होते हैं। ओके, एंड बहुत सारे सीडीएनए फिर आपका जाके क्या बोलते हैं, जाके इंटीग्रेट हो जाता है। तो इसमें लार्ज लार्ज अमाउंट बोल सकता हूँ, लार्ज अमाउंट ऑफ सीडीएनए इज बीइंग जनरेटेड, ठीक है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ सीडीएनए जनरेटेड, मतलब इधर क्या होगा, भर भर के एडिशन म्यूटेशन, एडिशन। ओके, तो कॉपी एलिमेंट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू Ty1 एलिमेंट, एकदम सिमिलर है। उसमें भी आपके गैग एंड पॉल जीन्स रहते हैं, ठीक है। सो होपफुली ये समझा कॉपी एलिमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जिप्सी एलिमेंट में, ठीक है। तो जिप्सी एलिमेंट क्या होता है, जिप्सी क्या होता है? तो आप लोगों को मैं जिप्सी एज इन मारुति जिप्सी की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, कोई आया है, एक मिनट रुको, कैसे, दस 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 सेकंड, कौन कौन आया? और कोई है? ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज जिप्सी एलिमेंट। और जिप्सी एलिमेंट क्या होता है? ये भी एक ड्रोसोफिला में ही देखा गया, रेट्रो ट्रांसपोजोन से, ठीक है। इट इज लार्जर देन कोपिया एलिमेंट, तो कोपिया एलिमेंट छोटा है एंड जिप्सी एलिमेंट इज लार्ज, ठीक है। अभी जिप्सी एलिमेंट लार्ज क्यों है? क्योंकि इसमें एडिशनल जीन है जो कि ऑनवलप जीन्स को रिप्रेजेंट, मतलब एज एन उसका इक्विवेलेंट है, ठीक है। ऑनवलप जीन का इक्विवेलेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो जिप्सी एलिमेंट है, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू रेट्रोवायरस, ठीक है। क्योंकि इसमें तीनों भी जीन है, कौन से गैग और एंड ENV, ये तीनों भी इसके इक्विवेलेंट जीन्स प्रेजेंट है आपके जिप्सी में, ठीक है। ओके, समझ रहे हो? ऊपर से जरा बता दो मुझे। समझा सर। यस, बाकी लोग? यस सर, समझा। यस सर। पक्का? ओके, ओके। सो ये तीनों भी जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ये एक टाइप का वायरस का जैसे काम कर रहा है फॉर ड्रोसोफिला, ठीक है। अभी दोनों भी जीन्स है, कोपिया एंड जिप्सी एलिमेंट है, जो कि आपके वायरस लाइक पार्टिकल्स है, ठीक है। वायरस लाइक है, इसको मैं वायरस बोल सकता हूँ एक टाइप का, बट कंप्लीट वायरस नहीं। ओके, ये बाकी के जो स्ट्रक्चरल जीन्स नहीं बनाएंगे। ओके, ये वायरस लाइक पार्टिकल है और ये ड्रोसोफिला को इन्फेक्ट करते हैं या उसमें प्रोपोगेट करते हैं, सिंपल, ठीक है। अभी इधर देखो, ये जिप्सी जो हम लोगों ने इधर देखा था, जिप्सी एलिमेंट, ये इट कैन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल टू सेल ट्रांसफर हो सकता है। तो हम लोगों ने जितने भी ट्रांसपोजोन्स देखे, वो विद इन द सेल
ए वन क्रोमोसोम के से दूसरे क्रोमोसोम में ही जंप करता है या विद इन द क्रोमोसोम जंप करता है, ठीक है। बट जो जिप्सी जो एलिमेंट है इट कैन जंप वाया टू अनदर सेल, मतलब ये एक टाइप का परफेक्टली एक टाइप का वायरस होगा, ठीक है। तो इसके पास ऑनवेलप जीन प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई ये एक टाइप का जेन्युइन रेट्रोवायरस जैसे अपीयर करता है, ठीक है। तो क्यों, इसमें तीनों एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं एक टाइप का रेट्रोवायरस है, ओके। अभी ऐसा नहीं है कि खाली दो ही है, कॉपी एंड जिप्सी एलिमेंट है, बट कुछ और भी रेट्रोवायरस लाइक ट्रांसपोसोन देखे गए, ओके। बट इनकी एक्टिविटीज आर पुअरली अंडरस्टूड, तो होपफुली इन फ्यूचर कोई आप लोग जैसे कोई रिसर्च करके बता दो, ओके। Okay, so hopefully retrovirus like elements are clear, everyone. Yes, Yes, sir. Yes, sir. yes, everyone. Narayan, Yes, sir. Ranil. Yes, sir. Okay. एक मिनट, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं रेट्रोपोजोन्स में। आप बोलोगे रेट्रोवायरस एलिमेंट्स, रेट्रोवायरसेस, रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट एंड रेट्रोपोजोन्स, इतना कंफ्यूजन है, बट अभी हम लोग कंफ्यूजन दूर कर लेते। तो हम लोगों ने देखा रेट्रोवायरसेस में कितने क्या रहते हैं, गैग, पॉल, पीएनवी, है ना, और एल टी आर्स रहते हैं, राइट, एल टी आर, एक इधर एक इधर, ओके। यस, तो इसमें क्या फ़र्क है बाकी एलिमेंट से, एक मिनट टैबलेट मोड में आ जाता हूँ, ओके। तो इसमें क्या फ़र्क है, तो इसमें अगर तुम देखोगे तो इस रेट्रोपोजोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एल टी आर ट्रांसपोजोन, मतलब क्या है, एल टी आर्स आर एबसेंट, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे अगर एल टी आर नहीं है तो क्या है फिर, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट सेकेंड, मैं वाटर ब्रेक ले लेता हूँ, 2 मिनट्स। ओके, ठीक है। सो ओके, रेट्रोपोजोन्स में आ जाते हैं वापस। सो मैंने ये जैसे पता है, इट इज़ नॉन एल टी आर रेट्रो ट्रांसपोजोन, ठीक है। तो ये इसमें एल टी आर नहीं है, तो ये भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लास ऑफ रेट्रोपोजोन्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इंक्लूडिंग इसमें एफ एलिमेंट है, जी एलिमेंट है, आई एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, पी एलिमेंट देखे थे, एम एलिमेंट्स देखे थे, राइट। पी स्ट्रेन देखा था, एम स्ट्रेन देखा था, और पी एलिमेंट्स देखे थे। तो इसमें बहुत सारे, अभी पी है तो उससे पहले कुछ ना कुछ तो रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ओके। तो ये सारे ड्रोसोफिला में देखे गए, ओके। एंड सेवरल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन मैमल्स, मैमल्स मतलब ह्यूमंस भी हो सकता है, ठीक है, मैमल्स मतलब डॉग्स भी हो सकते हैं, डॉग्स, कैट्स, जो भी।
Okay, elements move through an RNA molecule. ऑब्वियसली हम लोग रेट्रोवायरसेस की बात कर रहे हैं, तो ये इसमें आरएनए इंटरमीडिएट रहेगा, मतलब जैसे ये डीएनए इंटीग्रेटेड रहेगा क्रोमोसोम में, तो वो आरएनए जनरेट करेगा फुल लेंथ, और फुल लेंथ आरएनए से फिर वापस सीडीएनए जनरेट करेगा, एंड सीडीएनए फिर देन इट विल गेट इंटीग्रेटेड इनटू क्रोमोसोम. ठीक है, ओके. सो ये आरएनए से वापस सीडीएनए, तो इसके इंटरमीडिएट ऐसा रहता है. ओके, ठीक है. और ऑब्वियसली प्रोटीन कौन बना रहा है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लाइक प्रोटीन है, वो कौन बना रहा है, एलिमेंट ही जनरेट करेगा, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमंस में या नॉर्मल आपके मैमल्स में देखा नहीं गया. ठीक है? ये टारगेट साइट डुप्लीकेशन भी कॉज कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं देखते हैं, क्योंकि एलटीआर से है नहीं. They do not have inverted और direct repeats. Inverted repeats भी नहीं है, direct repeats नहीं है. ठीक है, तो फिर कैसे ये इंटीग्रेट हो रहे हैं, इनके पास होमोजेनस सीक्वेंस है ऑफ ए एंड टी बेस पे. होमोजेनस मतलब क्या, लगातार ए ए ए ए ए रिपीट्स है. ऑब्वियसली उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, टी टी टी. ओके, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा. तो आपको कुछ लग रहा है इधर क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो 3' एंड में क्या होता है, पॉली ए टेल जनरेट होता है. ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री में पॉली टी रहेगा. समझ रहे हो, ऊपर से जा रहा, बता दो. यस, समझा सर. मैसेज कर रहे हैं, मैंने बोला मैं मैसेज नहीं देख पाऊंगा. ओके, ठीक है. सो देखो 3' एंड में पॉली ए टेल रहता है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री टी रहता है. तो ये एक टाइप का एलटीआर का काम करता है. ठीक है, इट इज नॉट एलटीआर बट इट वर्क्स एज अ एलटीआर. ठीक है, तो जब भी तो ये जो ए है ये आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है. ठीक है, एंड ठीक है, और जो क्योंकि क्या होता है, जो पॉली ए टेल रेट्रोपोसॉन्स में ऐड हो जाता है, जब उसका एमआरएनए जनरेट होगा तो पॉली ए टेल ऐड हो जाता है, क्योंकि उसमें यूकैरियोट्स में क्या देखा गया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, राइट. और उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक तो 5' कैप रहता है, पॉली ए टेल रहता है 3', है ना, राइट, पॉली ए टेल. और जो तीसरा है वो क्या होता है, स्प्लाइसिंग. ठीक है, इंट्रॉन्स को स्प्लाइस किया जाता है, राइट. तो इसमें क्या है, आपका पॉली ए टेल ऐड होता है. ठीक है, और यही एक कारण है कि इसके वजह से जो एलिमेंट है इट कैन इंटीग्रेट. ओके, तो इसमें जो इंटीग्रेटेड रेट्रोपोसॉन्स है, इनमें वेस्टीज, जो वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं. ठीक है, ये एक टाइप का ओरिजिन, वेस्टीज ऑफ देयर ओरिजिन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ पॉलीएडेनाइलेटेड आरएनए. तो एक टाइप का दिखा देता है किधर से डिराइव किया गया. ओके, चलो आगे चलते हैं. अच्छा, इनका रोल मेन है, क्या रोल है. ठीक है, तो हम लोगों ने कौन सा देख रहे थे, नो रेट्रोपोसॉन्स देख रहे हैं. ओके, अभी रेट्रोपोसॉन्स ड्रोसोफिला को एडिशन म्यूटेशन कॉज, मतलब ऑब्वियसली कॉज कर रहा है, बट ये फायदा दे रहा है इंस्टेड ऑफ वाइड नेचर ऑफ डिसएडवांटेज. इधर ये एडवांटेज दे रहा है. क्यों दे रहा है देखते. ओके, सो रेट्रो ऑब्वियसली जब हम लोग यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर माइक्रो यूकैरियोट्स में आपका जो डीएनए रहता है वो एंड टू एंड जॉइंट है. ठीक है, जैसे आपका सैक्रोमाइसिस सर्विस हो गया. बट अगर हम लोग नॉन माइक्रो यूकैरियोट्स या मैक्रो यूकैरियोट्स देखते हैं, मैक्रो बोल रहा हूँ मतलब जो विजिबल है. ठीक है, तो इनके पास क्या है, जो क्रोमोसोम है वो लीनियर फैशन मतलब क्या, एंड टू एंड जॉइंट नहीं है, इतना ही याद रखो. ओके, ये इम्पोर्टेंट है. तो इसमें क्या होता है, विद ईच रेप्लिकेशन साइकिल
ईच रेप्लिकेशन साइकिल में नेक्स्ट रेप्लिकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, डीएनए छोटा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल में डीएनए छोटा हो जाएगा, नेक्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल में ये डीएनए और छोटा हो जाएगा, ठीक है। और आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 साइकिल्स सेल की डेथ हो जाएगी। सेल डेथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक थ्रेशोल्ड से नीचे चला गया तो इधर डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है एंड सेल विल डाई ऑफ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये। एक्चुअली एनिमल टिश्यू कल्चर में भी सेम फंडा है कि आपका 70 to 80 पसाज या 100 पसाज तक, पसाज या पैसेज जो भी है आपका प्रोनाउंसिएशन, 80 to 100 पसाज तक एनिमल टिश्यू जो सेल्स है प्राइमरी कल्चर जिंदा रहता, ठीक है। ओके, नॉट अबाउट कंटिन्यूस सेल लाइन, कंटिन्यूस सेल लाइन कैंसरस हो जाता है, ओके। बट मैं नॉर्मल सेल लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका जो डीएनए वो इतना एक थ्रेशोल्ड से नीचे चला गया तो फिर वो रेप्लिकेट नहीं होता, इंपॉर्टेंट है। सेम गोज फॉर ड्रोसोफिला, ठीक है। तो इधर जो रेट्रोपोजोन है ये स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये रेट्रोपोजोन्स जो एंड ऑफ द क्रोमोसोम जिसको हम लोग टेलोमियर्स बोलते हैं, है ना, उनको एक्सपैंड करने के काम आता है, ठीक है। उनको वापस रिप्लेनिश करने के काम आता है। तो ये क्या हो जाता है, सेवरल किलो बेस पेयर, मैं नॉर्मल बेस पेयर की बात भी नहीं कर रहा हूँ, किलो बेस पेयर मतलब थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर ये रेट्रोवायरसेस ऐड कर देते हैं आफ्टर रेप्लिकेशन। ध्यान रखो, आफ्टर रेप्लिकेशन ये क्या करते हैं और क्रोमोसोम ऐड कर देते हैं, क्योंकि एडिशन म्यूटेशन कॉज करना, तो ये और क्रोमोसोम्स को ऐड कर देते। तो अभी अगर आप देखोगे आफ्टर ईच रेप्लिकेशन साइकिल इनका जो क्रोमोसोम साइज है वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या और एक्सपैंड हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग ये इंक्रीज हो रहा है इनका क्रोमोसोम साइज, ठीक है। और ये जो इतने भी जो इधर एंड ऑफ द क्रोमोसोम है ये सब पूरा का पूरा एलटीआर, ये एलटीआर बोल रहा हूँ सॉरी, ये पूरा का पूरा रेट्रोपोजोन है, ठीक है। ये रेट्रो जो ट्रांसपोजोन्स है इनके ये डीएनए, ठीक है। नॉट यूकैरियोट, मतलब आपका ड्रोसोफिला का डीएनए नहीं है, ये ट्रांसपोजोन का डीएनए जो कि एक्सपैंड हो रहा है, बट इट इज सेविंग ड्रोसोफिला फ्रॉम गिविंग इसके इसको पसाच किया जा सकता है बेसिकली, ठीक है। तो समझ रहे हो ऊपर से जा रहा, बता दो स्टूडेंट्स, ऊपर से जा रहा है तो बता दो, बाउंसर जा रहा है तो आई विल रिपीट इट। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, Yes, sir. ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं वापस समझा देता हूँ। देखो, जो हमारा डीएनए रहता है वो एक पर्टिकुलर साइज तक, एक पर्टिकुलर लेवल तक रेप्लिकेट होता है, उसके बाद ईच एंड एवरी सेल विल गो अंडरगो डेथ, ठीक है, ओके। तो क्यों होता है? क्योंकि जो टेलोमियर्स रहते हैं वो इतने शॉर्ट हो जाते हैं कि उसके एक थ्रेशोल्ड रहता है, उससे कम अगर डीएनए रहेगा तो इट विल नॉट रेप्लिकेट, सिंपल है। रेप्लिकेट नहीं होगा तो सेल का डेथ होने वाला है, ओके। तो हमारे जो स्टेम सेल्स रहते हैं और जो कैंसर सेल्स रहते हैं उनमें टेलोमरेज एंजाइम रहता है जो कि इसको जो एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स को एक्सपैंड कर देता है, बट नॉर्मल सेल्स नहीं होते, ठीक है। वैसे इधर ड्रोसोफिला की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ड्रोसोफिला में भी सेम मैकेनिज्म होता है, ठीक है। टेलोमियर्स क्या होता है, एक्सपैंड होता है, बट नॉट वाया टेलोमेरेज एंजाइम, बट इट इज वाया रेट्रोपोसोन्स की वजह से, मतलब ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की वजह से ये सारे एक्सपैंड होते रहते हैं, ओके। नॉर्मल सेल भी, सोमैटिक सेल्स की बात कर रहा हूँ, ओके। तो इसमें क्या बोला गया, विथ ईच राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्रोमोसोम, जो नॉर्मली क्रोमोसोम शॉर्ट होता है, बट इधर इन केस में क्या होता है कि ये ड्रोसोफिला में जो जिनके पास स्पेशल रेट्रोपोसोन्स है
वो एक्सपैंड होते रहते हैं, उनका जो साइज है वो इंक्रीज होता रहता है विद ईच एंड एवरी रेप्लिकेशन साइकिल। ठीक है, अभी अगर नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो जो क्रोमोसोम है वो शॉर्ट होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आरएनए रहता है, आरएनए प्राइमर रहता है, वो निकल जाता है। तो बेसिकली आपका जो अगर आप डीएनए देखोगे तो वो ऐसा रहता है, तो इधर गैप्स टूट जाते हैं, ये लेफ्ट हो जाता है, और ये गैप्स बेसिकली कवर नहीं होते क्योंकि इधर प्राइमर रहता है। अभी ये इम्पोर्टेंट है कि जो बेसिकली आपका जो डीएनए है वो इधर से इतना ही है। ठीक है, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे कम नहीं है। ठीक है, तो ये डीएनए लॉस हो चुका है, ये डीएनए लॉस हो चुका है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन साइकिल में भी इधर फिर प्राइमर जनरेट होगा, तो फिर क्या और छोटा हो जाएगा डीएनए। ओके, ठीक है, तो ये लॉस हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। ऐसे विद ईच रेप्लिकेशन साइकिल जो कुछ कुछ सेगमेंट्स हमारे निकलते जाएंगे, एंड बोला जाता है कि 80 to 100 रेप्लिकेशन तक हमारा ईच सेल में जो डीएनए इतना छोटा हो जाता है कि वो रेप्लिकेशन के लिए रेप्लिकेशन का रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा उसके बाद। ठीक है, ठीक है, ओके। सो जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो शॉर्टर है देन ओरिजिनल। ठीक है, ओके। सो तो जो ड्रोसोफिल है जिनके पास ये एलिमेंट्स है, इन्होंने क्यूरियस मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व किया इवॉल्व किया। ओके, तो ये टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्रोपोजोन्स है, एक नहीं दो है। कौन से? हेट ए, हेटा भी बोल सकते हैं, और टार्ट। ठीक है, दो है, दो रेट्रोपोजोन से, एक नहीं दो है। और टार्ट का फुल फॉर्म है टेलोमेरेज एसोसिएटेड रेट्रोपोजोन्स। ठीक है, ओके। टेलोमेरेज टेलोमियर एसोसिएटेड रेट्रोपोसोम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो दो टाइप के हो गए, हेट ए और टार्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, और किसने डिस्कवरी किया इसके बारे में? मैरी लू पार्ड्यू, रॉबर्ट लेविस, हैरोल्ड वीसमैन, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और इन्होंने देखा, इन्होंने ही शो किया कि जो ये टू एलिमेंट्स है ट्रांसपोज करते हैं, और किधर ट्रांसपोज करते हैं ये, अगर बीच में भी रहेंगे, इधर अगर क्रोमोसोम के इधर भी रहेंगे तो ये जाके एंड ऑफ क्रोमोसोम में जाके ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, इधर जाके, ओके, ला एंड में। तो इससे क्या हो जाता है, जो एंड टेलोमियर रहता है वो इंक्रीज हो जाता है साइज में। ठीक है, तो ये प्रेफरेंशियली एंड ऑफ क्रोमोसोम में जाके इंटीग्रेट कर देता है, और क्रोमोसोम का साइज सेवरल किलो बेस पर तक इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ओरिजिनली अगर आपका ड्रोसोफिला का इतना ही है क्रोमोसोम, तो ये क्या करेंगे, इधर एंड में जाके इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो आफ्टर रेप्लिकेशन साइकिल इतना हो जाएगा, फिर नेक्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल रहेगा तो इतना रहेगा ओरिजिनल डीएनए, उसके आगे ये सेवरल किलो बेस पर तक इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये ईच एंड एवरी रेप्लिकेशन साइकिल में देखा गया। ठीक है, ओके। सो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो ट्रांसपोज सीक्वेंस आर लॉस्ट बाय इनकम्प्लीट डीएनए रेप्लिकेशन, बट देन न्यू ट्रांसपोजिशन अकर्स। अच्छा, इसमें ये भी बोला गया है कि जो इधर भी जैसे जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो इधर से कुछ कुछ जो, क्योंकि आरएनए प्राइमर्स रहते हैं, राइट, वो लॉस हो जाएगा, इतने लॉस हो जाते हैं, और फिर वापस इसके ऊपर और ऐड हो जाता है। ठीक है, इधर। ठीक है, तो इधर जैसे डीएनए कुछ लॉस हो गया, इधर आरएनए प्राइमर के, बट इतने सारे डीएनए वापस ऐड हो गए। ठीक है, तो ये दो टाइप के रेट्रोपोजोन है, हेट ए एंड टार्ट, जो कि आपका लॉस्ट जो क्रोमोसोम जो लॉस हो रहा है एंड ऑफ द क्रोमोसोम को रीजनरेट करने या टेलोमियर रीजनरेशन में काम आ रहा है। टेलोमियर रीजनरेट करने में काम आ रहा है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसपोसोम बीइंग
इन नेगेटिव रिलेशनशिप, ये अभी तक पॉजिटिव रिलेशनशिप में, मतलब ये एक्चुअली हेल्प कर रहा है ड्रोसोफिला को इवॉल्व होने के लिए। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आया। यस, Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड विद कौन सा यूनिट है, यूनिट 3। ठीक है, कुछ बाकी है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड विद रेट ट्रांसपोजोन। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट उस पर, विच इज़ नथिंग बट यूनिट 1 का एक टॉपिक रिमेनिंग है, विच इज़ पोजिशनल क्लोनिंग। ठीक है, तो उसके अब मैं पढ़ा देता हूँ। एंड आई थिंक हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 16 स्टूडेंट्स आर देयर। ओके, नहीं ये नहीं। ठीक है, चलो फिर आगे। वी आर स्टार्टिंग विद नेक्स्ट थिंग। मैं इसको एक मिनट बंद कर देता हूँ। ये पोजिशनल क्लोनिंग, एक मिनट। किधर गया कोई? ओके, सो ये जो मैंने आई थिंक काफ़ी सारे स्लाइड शेयर किए। यूनिट 1 का भी शेयर किया है, यूनिट ऑब्वियसली यूनिट 2 का भी शेयर कर लिया, एंड यूनिट 3 एंड यूनिट 4 का भी एडवांस में शेयर किया। So it is better कि for next lecture you start preparing or you basically read these all PPTs and आपके जो references book है वो read करके हो, so it would be better. So hopefully this is visible. Positional cloning and DNA polymorphism. Yes or no? Yes, sir. Okay. ठीक है. Just a second. Okay. Okay. So let's start with positional cloning. ठीक है, and positional cloning समझाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये याद रखो। ठीक है, बट एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो हो जाएगा फटाफट। ठीक है, अच्छा, पोजीशन क्लोनिंग से पहले मैं इसके पहले बारे में बात कर लेते हैं। ओके, जस्ट पेन की तरह भाई, एक मिनट। पहले डिटेल। ओके, I'm screen.
देयर इज सम प्रॉब्लम, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। अभी तो हो रहा, जस्ट अ सेकंड ना। एक काम करता हूँ, मैं रीजॉइन करता हूँ, देयर इज सम प्रॉब्लम विद। इज स्क्रीन विजिबल नो? पीपीटी दिख रहा Yes, है? sir. फुल स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. यस, ओके। हाँ, सो वी आर स्टार्टिंग विद पोजिशनल क्लोनिंग। सो व्हाट इज पोजिशनल क्लोनिंग? नाम से क्या पता चल रहा है? ओके, so basically we are determining position of a particular gene in a organism। ठीक है, तो सिंपल, अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि मुझे पता करना है कि डीएनए एक पर्टिकुलर जीन किधर है। ठीक है, इट मे बी अ डिजीज कॉजिंग जीन। ठीक है, उसका कौन से पोजीशन में है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों को पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो क्रोमोसोम रहता है, इट इज क्वाइट बिग। ठीक है, राइट। सो किधर पी है, पी में है, क्यू आर्म में है, और किधर कौन से लोकेशन में प्रेजेंट है, वो इम्पोर्टेंट है पता करना। ठीक है, तो इसलिए पोजिशनल क्लोनिंग आता है इधर हेल्प करने के लिए, टू लोकेट अ जीन। ठीक है, तो लोकेशन, जीन का लोकेशन पता लगाने के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है। इट इज इक्वलेंट टू फाइंडिंग योर एड्रेस इन यूनिवर्स। एकदम सिंपल है। ठीक है, मतलब मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ। फाइंडिंग योर एड्रेस, आप किधर रहते हैं, फुल यूनिवर्स में किधर रहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स में किधर रहते हैं, तो मैं बोलूँगा अगर यूनिवर्स में इज अ मिल्की वे, है ना, मिल्की वे है, उसमें फिर सोलार सिस्टम है। ठीक है, सोलार सिस्टम में अब क्या, फिर ऑब्वियसली सोलार सिस्टम है तो कितने प्लैनेट्स हैं, उसमें अर्थ है। अर्थ में आप देखोगे, राइट, तो अर्थ में आप किधर देखोगे, अमेरिका देखोगे, आपका एड्रेस नहीं, इंडिया देखोगे, until and unless you have moved to another country। ओके, फिर इंडिया में किधर देखोगे, महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र में किधर देखोगे, मुंबई और नवी मुंबई और जो भी रीजन है, फिर आपका बेसिक एड्रेस आएगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं आप, नैरो डाउन कर रहे हो, किधर से, नैरो डाउन कर रहे हो, नैरो डाउन। ठीक है, इतना नैरो डाउन किया आपने। ठीक है, आपका जो भी एड्रेस है इधर। ओके, तो सेम चीज़ है, आप बेसिकली लोकेट कर रहे हो एक पर्टिकुलर जीन को, एंड मैसिव अमाउंट ऑफ डीएनए। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन में मैं क्या बोलूँगा, 300 करोड़ डीएनए है। ठीक है, 300 करोड़ डीएनए बेस पेयर है। कितना, 300 करोड़ कितना हो गया, तो 3, कितना हो गया, एक 7। ठीक है, सॉरी, ये इरेज क्यों नहीं आ रहा। ओके, ठीक है, ये 300 करोड़, इतना डीएनए, और इतना डीएनए बेस पेयर है, और आपको करीबन अप्रॉक्सीमेटली 1000 बेस पेयर्स तक ढूंढना है। ठीक है, तो इतना मैसिव अमाउंट ऑफ डीएनए मतलब डेटा है। तो सेम ये आपको पोजिशनल क्लोनिंग से ही पता चलेगा, सॉरी, पोजिशनल क्लोनिंग से ही पता चलेगा कि
आपका डीएनए किधर लोकेटेड है या जीन ऑफ इंटरेस्ट किधर लोकेटेड है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते हैं पोजीशन क्लोनिंग और इसमें क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड है वो इम्पोर्टेंट है। टूल्स कौन से हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स कौन से रिक्वायर्ड है वो इम्पोर्टेंट। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप पूरा का पूरा डीएनए को सीक्वेंस कर सकते हो, पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस कर सकते हो, वो वन ऑफ द टूल्स है, ठीक है। बट आपको फाइंड आउट करना है कि किधर है आपका लोकेशन, किधर है, कौन सा जीन इफेक्ट कर, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी फाइंड आउट करना, ठीक है। तो जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, ये बहुत सारी चीज़ है। तो ये आपको ये डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन है, तो हम लोग इतना डिटेल में नहीं जा रहे। मैंने पहले ही बताया कि जब भी आपको एक जीन के बारे में स्टडी करना है तो उसका म्यूटेंट बना दो और फिर लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या उसको फाइंड आउट कर सकते हैं उसका रोल क्या है, ठीक है। तो जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके। एक आगे चलता है, ठीक है। जीनोटाइपिंग स्ट्रैटेजीज है। एक तो जीनोटाइप हम लोग इधर ये वाले स्ट्रैटेजी पे इंटरेस्टेड है, पोजिशनल क्लोनिंग, नॉट दिस एंड नॉट दिस ऑल्सो। थर्ड हम वी आर इंटरेस्टेड इन सेकंड पोजिशनल क्लोनिंग। तो बेसिकली पोजिशनल क्लोनिंग क्या है, लोकेटिंग अ जीन टू अ लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम। एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हम लोग को पता लगाना है कि किधर प्रेजेंट है जीन, ठीक है। पीसी मतलब पोजिशन क्लोनिंग। So it is a method of choice for identifying genetic mutations underlying disease. तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि पोजीशन क्लोनिंग ज़्यादातर कौन से जीन्स का हम लोगों ने फाइंड आउट किया जिनके नोन डिजीजेस है, ठीक है, और वो मेंडेलियन फैशन से इनहेरिट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मेंडेलियन फैशन, ठीक है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस दिखाता है। इससे क्या पता चलता है, पेरेंट्स से आया है, कौन से पेरेंट्स से आया है, मैटरनल आया है, पैटर्नल आया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर इसमें हम लोगों को पेडिग्री एनालिसिस भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिंपल पोजीशन क्लोनिंग खाली टूल्स यूज़ किए, मतलब मॉलिक्यूलर टूल्स यूज़ के पता चल जाएगा, नहीं। स्टार्टिंग पेडिग्री एनालिसिस ही होता है, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली मेकिंग अ फैमिली चार्ट, फैमिली ट्री, और उसमें पता लगाते हैं कि कौन से जो मेंबर्स इन जो डिजीज थे, और ठीक है उनमें क्या फीचर्स था, मतलब ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ डिजीज इज बीइंग इनहेरिटेड, ठीक है। और उसके साथ मैं बोल सकता हूँ अगर जिनके पास जो जो डिजीज बंदे हैं उनके पास ब्लू आइज है, ठीक है, और जो नॉर्मल नॉन डिजीज है या हेल्दी है उनके पास ब्राउन आइज है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जिनके पास ब्लू आइज है वो डिजीज है, मतलब एकदम जो ब्लू आई का जो जीन है इट इज बीइंग को ट्रांसड्यूस या को ट्रांसफर, वो भी साथ में जा रहा है डिजीज के साथ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या देखनी पड़ती है कि जितने भी ब्लू आइड जीन्स हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ब्लू आइड पर्सन है वो हो सकता है उनमें क्या बोलते हैं आपके, और वो डिजीज हो सकते हैं, तो उसका फिर मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया जा सकता है एकदम, मतलब मैं हम लोग अभी डेप्थ में जाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। It is a method of gene identification when gene is identified only by its approximate chromosomal location, ठीक है। एंड अप्रोक्सीमेट क्रोमोसोमल लोकेशन पता कर रहे हैं हम लोग, एंड उसमें लिंकेज एनालिसिस से हम लोग को पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं लिंकेज एनालिसिस। तो लिंकेज एनालिसिस क्या होता है, हम लोग आगे देखते हैं, सिंपल है, ओके। तो लिंकेज एनालिसिस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर डीएनए इधर लोकेटेड है, इतने बड़े क्रोमोसोम में, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये जीन्स ट्रांसफर हो रहे, उसके साथ ये जीन भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो ये हो सकता है इनकी प्रोबेबिलिटी कम है कि ये मतलब ये पूरा का पूरा जीन ट्रांसफर होगा। तो इस बेसिकली लिंकेज एनालिसिस आगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, बट पहले हम लोग ये कवर कर लेते हैं। को सेग्रीगेशन, ओके, सेग्रीगेट करना मतलब सेपरेट होना, ठीक है, इधर आ जाए, सेपरेट होना, ठीक है।
को सेग्रीगेट होना मतलब एक साथ सेपरेट होना। तो हम लोगों ने कुछ इधर टी में हम लोगों ने ट्रांसडक्शंस के बारे में पढ़ा था, को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी, को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या, इसमें अगर एक जीन है, ठीक है, एंड इफ इट इज क्लोजली एसोसिएटेड, ठीक है, तो एक साथ ये दूसरे जीन्स में दूसरे मतलब फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट ट्रांसफर होगा। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है, रेसिपिएंट में ट्रांसफर होगा। मतलब क्या, अगर दो जीन्स आर वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज, तो ये एक साथ ट्रांसफर हो सकता है। समझ रहे स्टूडेंट्स? ये ऊपर से आ रहा है, बता दो मुझे। स्टूडेंट्स, am I audible, still audible or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अच्छा, समझ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। Yes, sir. ओके, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ। देखो, दो जीन्स है, अगर ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है, मतलब एक मिनट, सॉरी, एकदम क्लोजली एसोसिएटेड है, मतलब क्या, इसमें जितने ज़्यादा जीन्स क्लोज रहेंगे उतने ही उनकी चांसेस रहेगी कि वो एक साथ ट्रांसफर हो। ठीक है, मैं को ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ या को ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही इधर क्या रहेगा, जितने जीन्स आर वेरी क्लोज, ठीक है, जैसे ये इट इज़ नॉट क्लोज, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी को सेग्रीगेशन की, को सेग्रीगेशन का भी होता है आपका मियोटिक इवेंट, ठीक है, मियोटिक इवेंट में, है ना, राइट, मियोटिक इवेंट में सेग्रीगेशन होता है। तो जितने ज़्यादा जीन्स क्लोज रहेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। जितने ज़्यादा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर वेरी क्लोज, ठीक है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी हो सकता है, मैं बोल सकता हूँ 100% है। बट जैसे मैंने इधर एग्जांपल दिया, ये इधर ए, इधर बी है, इधर ए होगा कहीं, ठीक है, और ये जेड है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सोच सकते हो, क्या रहेगी जेड और बी की, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इट इज़ लेस देन, मैं बोल सकता हूँ लेस देन 10%, सॉरी, लेस देन 10%, ठीक है, it is also good, but less than 10% is also good, but it is not as, so ये A is more closer to B than in comparison to Z। yes, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? स्टूडेंट्स, ऊपर से आ रहा है, बता दो मुझे। हेलो, am I still audible? Yes, sir. एक मिनट, ठीक है, मुझे समझ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को। just a second, ठीक है, ओके। सो इसमें होपफुली वाइट बोर्ड विजिबल है अभी? यस, Yes, Yes, sir. ओके। सो देखो, इधर देखो, सिंपल है। um, इधर देखो, अभी ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इधर ए जीन है, इधर बी जीन है, और ब्ला 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 जेड जीन है, ठीक है। अच्छा, तो जब भी मियोसिस मियोटिक इवेंट रहता है तो ऑब्वियसली देयर इज रिकॉम्बिनेशन इवेंट आल्सो, ठीक है। तो प्रोजेनी, फिर प्रोजेनी डिसाइड होता है, जाइगोट। ओके, सो मुझे बताओ, ए जो कि फिजिकल लोकेशन बी के बाजू में है, ठीक है, तो उनका फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, एक साथ ये एक साथ जाने की, एक साथ प्रोजेनी में ट्रांसफर होने की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी? यस,
बोल सकता हूँ ना मैं, ए एंड बी आर क्लोजली एसोसिएटेड या एकदम क्लोजली पोजीशन में, क्लोज पोजीशन में, तो इनका एक साथ जाना की फ्रीक्वेंसी वुड बी हाई। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 90% रहेगा। 90% अगर केसेस में ए एंड बी एक साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब ए फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। सेम अगर कंसीडर करो ए एंड जेड की, ठीक है, तो मुझे बेसिकली एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना, मॉलिक्यूलर। जब मैं पेडिग्री चार्ट बनाता हूँ तो मैं इसके जीन्स की स्टडी करता हूँ, ये जीन्स एक साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ऑब्वियसली हर एक जीन का कोई ना कोई फिनोटाइपिक हो सकता है, ठीक है, फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ए और जेड जीन जाने की फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 10%। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए एंड बी क्योंकि एक साथ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में जा रहा है, तो ए एंड बी आर क्लोजली रिलेटेड एंड ए एंड जेड इज लेस या डिस्टेंटली रिलेटेड। ठीक है, डिस्टेंस में है काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो अगर मैं ए एंड बी को हटा दूँ, मैं बोल देता हूँ इसको ही, दिस इज कॉजिंग सम काइंड ऑफ डिसीज। ठीक है, ए, ठीक है, और बी इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लू आइज। ठीक है, आइस जो फॉर्मेशन है वो देयर आर मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व, बट मैं एकदम सिंपल बताने के लिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ए इज क्रिएटिंग डिजीज, A is creating disease and B is causing blue eyes formation, and Z is basically आपका क्या बोल सकते हैं, टॉलनेस। ठीक है, टॉल टॉल जीन है basically। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर किसी को डिसीज है तो उसमें 90% चांस है ब्लू आइज फॉर्मेशन का। ठीक है, जिनको ब्लू आइज होगा, और अगर जिनको डिजीज है उनमें काफ़ी रेयर चांस है कि वो टॉल भी हो। ठीक है, मतलब लेस देन 10% है, बट इट इज़ वेरी गुड परसेंट। ठीक है, समझ रहे हैं? जितने ज़्यादा जीन्स क्लोजली एसोसिएटेड रहेंगे या लोकेटेड रहेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी वुड बी हाई। ठीक है, उनका लिंकेज इज वेरी, उनका परसेंटेज हाई रहता है। और जितने ज़्यादा डिस्टेंटली रिलेटेड बोल रहा हूँ, डिस्टेंटली पोजिशनड है, उतनी उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ठीक है, बट ये 10% इज ऑल्सो टू हाई। ठीक है, जब हम लोग इधर ह्यूमन डीएनए की बात करते हैं, तो लेस देन 1% इज वेरी गुड, बेसिकली वेरी गुड ये। ठीक है, तो हम लोगों को, जब हम लोग क्या बोलते हैं, आप एक पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग जीन या एक पर्टिकुलर जीन को लोकेट करना है, तो दिस परसेंटेज ऑल्सो वेरी गुड एट इनिशियल लेवल। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग टूल्स भी देखेंगे कि कौन से स्ट्रैटेजीज है, क्या इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो सेम चीज़ है इधर। तो जो एलील्स रहते हैं वो को सेग्रीगेट होते हैं, एंड जैसे जैसे को सेग्रीगेशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, जैसे मैप डिस्टेंस कम होता है, मतलब जितने ज़्यादा क्लोजली लोकेटेड है उतनी उनकी को सेग्रीगेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। ठीक है, ओके, इस ये स्ट्रैटेजी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं पिन पॉइंट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए जीन्स की। ठीक है, तो जितने ज़्यादा वो एक साथ सेग्रीगेट होंगे या एक साथ सेपरेट होंगे, उतने ज़्यादा वो क्लोज हैं। ठीक है, और जितने कम परसेंटेज में अगर वो सेग्रीगेट हो रहे हैं, तो उतने ज़्यादा वो दूर लोकेटेड है। ठीक है, तो यही स्ट्रैटेजी, पोजिशनल क्लोनिंग स्ट्रैटेजी से काफ़ी सारे डिसीजेस को ये मैप किया है, पोजीशन उनका पता लगाया है, जैसे मसल डिस्ट्रॉफी हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, हंटिंगटन डिजीज हो गया। ठीक है, होपफुली समझ रहे हैं, ऊपर से ज़रा बता दो मुझे स्टूडेंट्स। समझा सर। मेरे को मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी लोग एक ही बंदे बोल रहे हैं।
Yes, sir. ओके, बाकी लोग सो रहे हैं। यस, ठीक है। तो इधर प्रॉब्लम्स भी है, उसके इसके ड्रॉबैक्स भी है पोजीशनल क्लोनिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिंगल जीन को ही ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इफ अ पर्टिकुलर जीन इज कॉजिंग डिजीज, तो ये जीन सिंगल जीन ही रिस्पॉन्सिबल है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ये भी है कि अगर जैसे नॉन डिजीज एलील्स को हम लोग को फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अम, केस अगर जैसे मुझे नॉर्मल जैसे टॉल जीन्स के बारे में पता लगा, ठीक है, इट इज़ नॉट अ डिसीज, राइट, ठीक है। टॉल जीन्स कौन से जीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब टॉल जीन्स किधर लोकेटेड है, फिजिकली किधर लोकेटेड है, तो इट वुड बी डिफिकल्ट, ठीक है। तो जिनके जो जीन्स के फिनोटाइपिक एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, तो उनका लिंकेज एनालिसिस निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, ओके। Yes, sir. हाँ स्टूडेंट्स, या क्या कुछ सुन, यस, समझ रहे हैं? हेलो, एम आई स्टिल ऑडिबल? Yes, sir. ओके, थैंक यू, ठीक है। जिनके फिनोटाइपिक, सॉरी ये रॉन्ग एग्जांपल, जिनके फिनोटाइपिक एक पर्टिकुलर जीन के फिनोटाइप अगर विजिबल फिनोटाइप प्रेजेंट नहीं है, तो उनका लिंकेज एनालिसिस निकालना वुड बी डिफिकल्ट। तो ये टॉल जीन्स ऑब्वियसली फिनोटाइप बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और जितने भी हम लोग फिनोटाइप देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई आई जीन का बारे में बात करें, ह्यूमन आई जीन, ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ रिजल्ट ऑफ मेनी जीन्स वर्किंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो आई का जीन निकालना वुड बी डिफिकल्ट, ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं बोलना, डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे जीन्स एक साथ काम कर रहे हैं, ओके। एंड ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि ह्यूमन सब्जेक्ट्स है, तो हम लोग 2 and 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, किसी को पता है? कोई बता सकता है? यस, कोई बता सकता है व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? एनीबॉडी? पायल, Sir, कृतिका? F1 generation versus recessive parent. यस, करेक्ट, एकदम करेक्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली ह्यूमन में रिसेसिव पेरेंट के साथ मेट नहीं कर सकते, एंड टू 2 पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट के लिए भी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आई एम सेइंग अबाउट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इधर 2 और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस, ठीक है। तो इम्पॉसिबल हो जाता है। इट इज़ पॉसिबल इन जो लोअर मैमल्स हो गए, आपके रैट्स हो गए या माउस हो गए या ड्रोसोफिलास हो गए, तो उनके उनमें किया जा सकता है, पॉसिबल है, बट ह्यूमंस में पॉसिबल नहीं, एंड उसका इफेक्ट पता नहीं कब कौन सी जनरेशन में वो डिफिकल्ट हो जाता है मैप करने के लिए। बट ये फ़ायदा है कि हमारा जो एंटायर ह्यूमन जीनोम है वो पूरा का पूरा सीक्वेंस हो गया, ठीक है। एंड जो सारे जो जेनेटिक वेरिएशंस है, वो ये इम्पॉसिबल है कि वो सब के सब जेनेटिक वेरिएशन हम लोगों को विजिबल नहीं है, ठीक है। सारे जो जेनेटिक वेरिएशंस है उनके फिनोटाइप नहीं होते, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ड्रॉप है। मुझे पता चल रहा है कि तुम लोग ऊपर से जा रहा है, बट सिंपल लैंग्वेज में कवर करना है, ओके। ह्यूमन में जो पोजिशनल क्लोनिंग है, ऑब्वियसली आपको इसमें काफ़ी सारे टूल्स यूटिलाइज करने पड़ेंगे। उसमें आपके पॉलीमॉर्फिज्म कैसे डिटेक्ट करते हैं, जो STR है, VNTR से RFLP है, उसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का है, तो ये इट कैन बी स्क्रिप्ट, ये पता है तुम लोग, ठीक है, ओके। तो वेरिएशंस इन सीक्वेंसेस, या इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। एंड हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म 5 टाइप के होते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज, ठीक है। माइक्रो या मिनी सैटेलाइट्स जो हम लोग STR और VNTRs बोलते हैं,
ठीक है। माइक्रो को HTR बोला जाता है, मिनी सैटेलाइट को VNTRs बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर डिलीशन एंड इंसर्शन, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस के अंदर आ जाता है। कॉपी नंबर, ये नंबर है, हैश नहीं बोलोगे, कॉपी नंबर, ये शॉर्टकट यूटिलाइज करते हैं। कॉपी नंबर वेरिएशन या कॉपी नंबर पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब बेसिकली कॉपी नंबर इंक्रीज है, एक ही DNA को मल्टीपल कॉपीज रहेंगे, ओके। फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएंट्स भी हो जाते हैं। आगे चलते हैं, ओके। ये भी देख लो, जो साइज रहता है, जैसे स्निप है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, वो 1 बेस पेयर का ही रहता है। जो इंसर्शन डिलीशन है वो 100 बेस पेयर तक भी जा सकता है। और फ्रीक्वेंसी भी देख लो, 1 किलो बेस पेयर में मिल जाएगा, 10,000 किलो बेस पेयर, 10 किलो बेस पेयर में मिल जाएगा, 30 किलो बेस पेयर, एंड 3 MB। 3 MB मतलब काफ़ी बड़ा हो गया, 3 × 10⁶ बेस पे, ठीक है। स्निप के बारे में आपको पता है होपफुली, उसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। सिंगल न्यूक्लियोटाइड और एक्चुअल पोजिशनल क्लोनिंग इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन स्निप्स, ठीक है। स्निप पे ही डिपेंडेंट, ओके। तो अगर स्निप के बारे में बात करेंगे तो करीबन करीबन इसमें दे रखा है अबाउट 1 इन एवरी 700 बेस पेयर डिफर इन ह्यूमन जीन। 700 बेस पेयर में एक न्यूक्लियोटाइड का फर्क आता है, उसको स्निप बोला जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ एरर इन DNA रेप्लिकेशन और फ्रॉम म्यूटेशन इवेंट, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा लो है, फिर भी लो है, 1 इन 30 मिलियन से मतलब 1 इन 3 करोड़ बेस पे, ओके। तो ये बाई एलिलिक होता है, मतलब एक मेटरनल फॉर्म से आता है, एक पैटर्नल से हम लोग को DNA मिलता है। और मदर में डिफरेंट रहता है, फादर में डिफरेंट स्निप्स रहते हैं, ठीक है। और फिर दोनों का मिक्सचर का स्निप हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो वी आर बेसिकली यूनिक, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, ठीक है, ओके। स्निप के लिए अलग से भी डेटा बेसिस है NCBI में। अच्छा, स्निप का ज़्यादातर कोई फिनोटाइप नहीं रहता, तो हम लोग फिनोटाइपिकली शायद डिटेक्ट ना कर पाए, ओके। स्निप होता क्या वो आप लोगों को पता है, तो फिर आई विल मूव फॉरवर्ड। स्निप का बेसिक वन ऑफ द एग्जांपल है क्रेग वेंटर, जो जिसने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सबसे मेजर रोल प्ले किया। और जेम्स वॉटसन आई थिंक वॉटसन एंड क्रेग का वॉटसन है, ओके। सो उन्होंने क्या किया, अपना खुद का DNA डोनेट किया, ओके, एंड स्निप्स निकालने की कोशिश की। विंटर का DNA, वॉटसन का, एंड एक अननोन पर्सन का, जिसका अननोन पर्सन मतलब नाम पता है उन लोगों को, बट इट हैज़ बीन नॉट डिस्क्लोज्ड। ये आपका बायोएथिक्स में आ जाता है, ठीक है। आप जो जब तक परमिशन ना मिले तो आप इसको नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। सो अगर हम लोग देखेंगे जो तीनों में इतने सारे स्निप्स कॉमन है, इतने सारे स्निप्स ये दोनों शेयर कर रहे हैं, मतलब ये भी इंक्लूडेड, ओके। इतने ये दोनों शेयर कर रहे हैं, और इतने ये शेयर कर रहे हैं, वॉटसन इन्वेंटर, ठीक है, ओके। एंड यूनिक स्निप्स भी रह जाते हैं, मतलब अगर ये टोटल स्निप्स है तो ये माइनस ये इतने टोटल स्निप्स यूनिक है, ठीक है। इतने सारे यूनिक है, ठीक है, इतने सारे यूनिक है, मतलब ये हो सकता है कि ये दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ मैच कर रहे हो, बट कुछ जो स्निप्स रहते हैं वो यूनिक रहते हैं पर्टिकुलर पर्सन के, ठीक है। ज़्यादातर स्निप्स साइलेंट होते हैं, तो उनका ज़्यादातर इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है, ओके। ओके, स्निप वेरिएशन के बारे में बताया कि जैसे क्रोमोसोम 7 है, उसमें 400 किलो बेस पेयर, मतलब 4 लाख बेस पेयर्स की बात कर रहे हैं। इसमें वर्टिक का फर्क आ जाता है, देखते हैं क्या था, ओके। अगर हम लोग को स्निप के बारे में देखो, हम लोग को बेसिकली लोकेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज, डिजीज जीन।
तो सबसे मेजर रोल स्निप ही प्ले करेगा। ठीक है, क्यों? अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलते हैं ना एड्रेस बोलते हैं, तो उसमें फिर हम लोग लैंडमार्क्स बोलते हैं कि भाई मेरे अपोजिट एक मॉल है, ये है, डेपो है, बस डेपो है, रेलवे स्टेशन है। स्निप इज एक्टिंग एज अ लैंडमार्क। ठीक है, समझ रहे? स्निप इज एक्टिंग एज अ लैंडमार्क। ठीक है, तो देर आर कितने स्निप है? 3.3 मिलियन, मतलब 33 लैक्स। ठीक है, जो कि हम लोग को दो जीनोम के बीच में डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है। ठीक है, RFLP के बारे में, ये सीक्वेंसिंग जो मदद करता है, ऑब्वियसली ये हिस्टोग्राम है। ठीक है, ये हिस्टोग्राम है। RFLP आ जाते हैं, फिर माइक्रो एरेज, इसको पढ़ना है तो पढ़ लेना। माइक्रो एरेज इधर भी दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा दिया है। ये स्लाइड है, ठीक है, ये इतना छोटा स्लाइड है। ओके, एंड स्लाइड, जितना हम लोग स्लाइड यूज़ करते हैं ना माइक्रोस्कोप के लिए, उतना ही है। और इसमें करीबन करीबन 30,000, 30 से 80,000 ये कोडिंग है इधर, ये वाला। ठीक है, इधर ये पूरा कर लो, सॉरी। ठीक है, और इस पे एक चीज़ पे फोकस किए इधर, और इसको फिर इधर ये वाले फोकस किए। ठीक है, 3 कलर आपको दिख रहे हैं, तो वो देख लेना। इसमें 27,000 ही जीन्स है, ज़्यादा नहीं है। माइक्रो एरेज भी हम लोगों ने देखा है। सो पोजीशन क्लोनिंग हम लोग, स्मॉल टैंडम रिपीट, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। ओके, अच्छा, हाँ, हंटिंगटन डिजीज पढ़ाना था ना, हंटिंगटन डिजीज। ओके, सो नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं हंटिंगटन डिजीज जो जीन है, ठीक है, उसमें CAG जो जीन है वो या ट्रिपलेट है, वो रिपीटेड रहता है। तो अगर हम लोग नॉर्मल ह्यूमन देखें तो उसमें 20 रिपीट्स हो सकते हैं, 30 रिपीट्स हो सकते हैं। ठीक है, 34 रिपीट्स तक कॉमन है। ठीक है, नॉर्मल अलील रहेगा। तो बेसिकली आपका जो ये ईच ट्रिपलेट है वो ग्लूटामीन जनरेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, बट अगर 34 से ज़्यादा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 42 तक आता है, 42 से अगर ज़्यादा रहता है तो ये हंटिंगटन डिजीज कॉज करता है। ओके, और ये 100% पेनिट्रेंस दिखाता है, मतलब अगर 42 रिपीट्स है तो डिजीज होगा ही होगा। हम्म? इसमें दे रखा है जैसे 42 रिपीट्स है या 42 से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये जैसे 50 रिपीट्स है, तो इधर जो हंटिंगटन डिजीज है अप्रोक्सीमेटली 40-50 ईयर्स के बाद आपको दिखेगा उसका इफेक्ट। अर्ली में नहीं दिखेगा, एकदम बचपन से नहीं दिखेगा, लेट ऑनसेट रहेगा। ठीक है, बट अगर रिपीट्स 50 नहीं 100 रिपीट्स है, ठीक है, इधर ये अर्ली ऑनसेट दिखा जाता है, मतलब आपको बचपन से ही पता चल जाएगा कि हंटिंगटन डिसीज है, उसका फिनोटाइप फिनोटाइपिक इफेक्ट दिखना चालू हो जाएगा। होपफुली दिस इज क्लियर हंटिंगटन डिजीज के बारे में। यस और नो? एम आई स्टिल ऑडिबल? Yes, sir. समझा? हंटिंगटन डिजीज के बारे में समझा? ऊपर से गया स्टूडेंट्स? समझा कि ऊपर से गया? ऊपर समझा से सर। पक्का? सो इसमें वही है आपका, अगर ये CAG 20 रिपीट्स तक है तो नहीं दिखेगा, 30 तक नहीं दिखेगा, 34 तक नहीं दिखेगा, 34 तक नॉर्मल रहता है। 42 दिखा, 42 या उससे ज़्यादा रहेगा तो ये एबनॉर्मल है, इसमें 100% चांस है हंटिंगटन डिजीज कॉज होने। ओके, एंड ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा रिपीट्स रहेंगे तो अर्ली ऑनसेट दिखेगा, मतलब बचपन से दिखना चालू हो जाएगा। ओके, सो ये PCR के बारे में, टैग पॉलीमरेज, ब्ला ब्ला ब्ला, ये हम लोग देख चुके हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग, ऑब्वियसली जब हम लोग क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्रोमोसोम को नंबर करते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़े रहते हैं उससे फिर छोटा 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 छोटा। ओके, एक्स क्रोमोसोम हम लोग। ओके,
अभी इधर इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो कंबाइंड डीएनए इंडेक्स सिस्टम है ये यूएस का सिस्टम है, ठीक है। ये एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये जो फोरेंसिक्स में काम करते हैं, उन्होंने 13 डिस्टिंक्ट एसटीएस फाइंड आउट किए, जिससे और इसका डेटाबेस बनाया, मतलब हर एक के पास सारे के सारे मार्कर्स नहीं होते, ठीक है। तो ये जो जीन के लोकेशन है, ये दीज आर मार्कर्स बेसिकली, ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक के पास सेम मार्कर होंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। तो ये 1 इन क्वांटिलियन, 1 इन 10⁻18 इतने हमारे पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसकी कॉम्बिनेशन, परमिटेशन कॉम्बिनेशन इतने ज़बरदस्त है, तो मतलब यूनिक, हर एक के पास यूनिक अपना खुद का एक पर्टिकुलर जीनोटाइप रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये फिंगरप्रिंटिंग आ गया, चलो आगे चलते हैं। डिप्स क्या होता है वो देखा है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट जीन टू बी पोजिशनली क्लोन्ड इज हंटिंगटन डिजीज, ठीक है। हम्म, ये याद रखो, इम्पोर्टेंट। अच्छा, लोकेशन फाइंड आउट करना इम्पोर्टेंट क्यों? इससे हम लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा डिजीज प्रोसेस के बारे में, बेटर डायग्नोसिस कर सकते हैं हम लोग आगे फ्यूचर में। अगर एक बार पता चल गया कि हाँ इधर प्रेजेंट है, तो उसका हम लोग पीसीआर एम्पलीफाई करके वो पर्टिकुलर जीन को चेक कर सकते हैं कि इफ इट इज स्टिल ये सही है, उसका मतलब एज इन सीक्वेंस सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यूटिलाइज कर सकते हैं, या जीन थेरेपी भी यूटिलाइज कर सकते हैं, नहीं गोल्स है। ओके, सो पहला चीज़ हम लोग को क्या करना है कि जो कलेक्ट द डीएनए फ्रॉम पॉपुलेशन में डिजीज हैज बीन कैरेक्टर। तो पहला काम करना क्या है, अगर कोई डिजीज बंदा है और उसका जीन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो पहले उनका डीएनए ले लेने का, कलेक्ट करने का, ठीक है, उसका सीक्वेंस कर सकते हैं। दूसरा, उसके बारे में अगर हम लोग को पोजिशनल क्लोन करना है, तो उससे पहले हम लोग को मेंडेलियन एनालिसिस करना पड़ेगा, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पता करना पड़ेगा कि मदर से आया कि फादर से आया, और अगर मदर से आया तो उनके फैमिली में कौन कौन इन्फेक्टेड है, सेम डिजीज कौन दिखाता है, या फादर से आया पैटर्नली है तो कौन कौन लोग डिजीज दिखा रहे हैं, तो उनका भी एनालिसिस किया जा सकता है, ठीक है। पेडिग्री चार्ट इंपॉर्टेंट है, पेडिग्री चार्ट को हम लोग फैमिली ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, so looking for alleles that are found in disease individual more often than by chance, ये लिंकेज एनालिसिस में आ जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, ठीक है। तो अगर डिजीज इंडिविजुअल है और उनके सबके पास ब्लू आइज है, ठीक है, और जो नॉर्मल जीन्स कैरी कर रहे हैं उनके पास ब्राउन आइज है, तो मैं बोल सकता हूँ अगर किसी के पास ब्लू आइज है तो हो सकता है वो उनके डिजीज, क्योंकि वो जो ब्लू आइज वाला बंदा था वो उसका जो जीन है वो डिजीज कॉजिंग अलील के बाजू में ही था, ठीक है। तो एक साथ ये को सेग्रीगेट हो रहा है, को सेग्रीगेट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये एकदम ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, जैसे फॉर एग्जांपल आई आई साइज लोकेट, ठीक है, जाना तो आगे चलता है। ओके, इंडिकेट्स दैट डिसीज जीन लाइज नियर बाय। अगर मुझे पता है कि अगर सारे इंडिविजुअल्स में ब्लू आइज जो डिजीज है, ब्लू आइज है, दे आर कैरिंग ब्लू आइज और दे आर शोइंग ब्लू टाइप आइज फिनोटाइप, तो मैं बोल सकता हूँ इसके आजू बाजू ही रह सकता है, ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा दूर हो, ठीक है, बट ये इनकी को सेग्रीगेट हो रहे, एक साथ हो रहे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, अगर ये एक साथ को सेग्रीगेट हो रहे तो बोल सकता हूँ कि जितने भी इनफेक्ट अफेक्टेड पेशेंट्स रहेंगे उनमें ब्लू आइज है, मतलब
जो डिजीज कॉजिंग जीन है वो आजू बाजू में, ब्लू आइज के आजू बाजू में, ठीक है, उनके जीन के आजू बाजू में, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कितना, जितना ज़्यादा इनके बीच में डिस्टेंस रहेगा, उनकी प्रोबेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। और डिस्टेंस सबसे कम रहेगा तो उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ 100 पेशेंट्स हैं, उनमें 60 केसेस देखे गए जिनमें दे आर हैविंग ब्लू आइज, ठीक है, और 40 केसेस देखे गए जिनमें ब्राउन आइज है नॉर्मल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 60% केसेस में है, तो हो सकता है कि इनकी जो बी जीन है, ब्लू आई का जीन है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस में, ओके ओके, तो थोड़ा सा डिस्टेंस में, ज़्यादा नहीं, 60% इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो और अगर मैं बोलूँ कि 100% डिजीज में देखा गया, तो मतलब ये क्या है, ज़्यादातर एकदम नज़दीक में, ये एकदम नज़दीक में, ठीक है। तो लिंकेज एनालिसिस एंड फिर स्निप एनालिसिस, ये दोनों का यूटिलाइजेशन करते हैं और इससे हम लोग रीजन्स को नैरो डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो एकदम अभी हम लोग आ जाते हैं इसमें पोजीशनल क्लोनिंग में, जो मेन थियरी है इसके बीच में। 2 मिनट का वाटर ब्रेक ले लो और फिर वापस स्टार्ट करते हैं। होपफुली समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो बता दो मुझे स्टूडेंट्स। ऊपर से जा रहा है क्या? No, sir. ओके, इधर आ जाते हैं। ओके, सो एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो हम लोग इधर अभी एक तो लिंकेज एनालिसिस कर लिया, सेकंड अभी आ जाते हैं स्निप एनालिसिस में, ठीक है। और स्निप एनालिसिस से हम लोग को बेसिकली जो मेन बैकबोन है पोजिशनल क्लोनिंग का, वही है, ठीक है। ओके, सो जो हमारे जो स्निप्स है, मैंने बताया बहुत सारे स्निप्स है, 1 in 7 मतलब एवरी 700 बेस पेयर के बाद एक आपका स्निप आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे स्निप्स हैं, ठीक है। तो ये हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे इन पोजिशनल क्लोनिंग। तो ये क्या आपका देखो, तो अगर हम लोग को इफेक्टिवली लोकेट करना है तो हम लोग को यूटिलाइज करना पड़ेगा स्निप को, ठीक है। ऐसे स्निप्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे हम लोग को कि वो एवरी 10 सेंटीमॉर्गन में लोकेटेड है। पहले हम लोग देखो, पहले हम लोग देखते ना, हम लोगों ने एक मैंने एग्जांपल दिया था यूनिवर्स का, ठीक है। यू हैव टू फाइंड योर एड्रेस इन यूनिवर्स, तो आप बोलोगे मिल्की वे, राइट। वैसे ही हम लोगों को स्निप एनालिसिस के लिए पहले हम लोगों को सॉरी पोजीशन क्लोनिंग के लिए पहले हम लोगों को ऐसे स्निप्स देखने पड़ेंगे जो इट इज लोकेटेड एवरी 10 सेंटीमॉर्गन। आप बोलोगे सेंटीमॉर्गन क्या होता है? तो सेंटीमॉर्गन, 1 सेंटीमॉर्गन मतलब कितना होगा? 10 लाख बेस पे, ठीक है। 10 लाख बेस पे 1 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। सीएम है, ये वाला मत लिख लेना सीएम, ठीक है। ये ये अलग है, सेंटीमॉर्गन सेंटीमीटर हो जाएगा, ये रॉन्ग है। सेंटीमॉर्गन में सी छोटा और एम कैपिटल, ओके। सो अगर 1 सेंटीमॉर्गन देखे तो इट इज 10 लाख बेस पेयर, ठीक है। तो हम लोग क्या बात करें? 10 सेंटीमॉर्गन में देख रहे हैं,
तो मतलब क्या, 1 करोड़ में एक बेस पे, 1 करोड़ में एक ऐसा स्निप होना चाहिए कि जो यूनिक रहेगा, ये वही 1 करोड़ में रहेगा। ओके, तो अगर ह्यूमन जीनोम देखे तो 3000 सेंटीमॉर्गन लॉन्ग है, 3000 सेंटीमॉर्गन लॉन्ग है। और अगर उसमें हम लोग देखें तो 300 स्निप्स हो जाएंगे, उस हिसाब से 300 स्निप्स हो जाएंगे जो कि पूरा का पूरा जीनोम को कवर कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को क्या देखना है, देखो देखो 3000 सेंटीमॉर्गन है, मतलब 300 स्निप्स है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को पता लगाना है ये 300 स्निप्स में से, ठीक है, हम लोग को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, किसकी फ्रीक्वेंसी, डिजीज की। ओके, कौन सा डिजीज कौन से स्निप के साथ को सेग्रीगेट हो रहा है। ओके, तो एक तो 0% भी हो सकता है और एक <1% हो सकता है, दो केसेस हो सकते हैं, 0% हो सकता है या <1%। तो ये तो नॉर्मल हो गया, ये तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू है, क्योंकि हम लोग जब सेंटी मॉर्गन में बात कर रहे हैं तो <1% इज वेरी गुड नंबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा स्निप एलील फाइंड आउट करना है जिसकी जो सेग्रीगेशन फ्रीक्वेंसी, को सेग्रीगेशन फ्रीक्वेंसी है, वो विद डिसीज्ड जीन इज मोर ऑफ्टन देन बाई चांस। ठीक है, मोर ऑफ्टन देन बाई चांस मतलब 0% से ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादातर केसेस में आपको सेम ही फ्रीक्वेंसी, करीबन करीबन सेम फ्रीक्वेंसी दिखना चाहिए। ठीक है, ये होते हैं लिंक्ड स्निप्स। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, पहले एक डीएनए ले रहे हो, उसमें बहुत सारे स्निप हैं। ठीक है, कौन से स्निप के साथ आपका, कौन से स्निप के साथ आपका डिजीज आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर ये इधर, तो इधर मेरा कहीं डिसीज जीन है। ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि ये है स्निप, ये क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी किधर है, तो इसकी 0 रहेगी, इसकी भी 0 रहेगी, इसकी भी 0 रहेगी। मैं सेंटी मॉर्गन से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी भी 0 रहेगी। ओके, इसकी भी 0 रहेगी, इसकी 0, इसकी 0, इसका मैं बोल सकता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल 0.5%, इसका हो रहेगा 0.6%। तो मैं ये वाला स्निप को मैं ये लोकेट करूँगा। ठीक है, तो मैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, यूनिवर्स से मैं मिल्की वे बोल रहा हूँ, तो मैं क्या किया, लॉग नैरो डाउन किया कि हाँ ये इधर मेरा जीन हो सकता है। ठीक है, डिसीज एलील हो सकता है। 0.6% इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, क्या बोलते हैं, नंबर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये सारे जीन्स पे अभी फोकस नहीं करूँगा, खाली मेरा जो ब्रैकेटेड जो है उस पे मैं फोकस करूँगा। ठीक है, समझ रहे, ऊपर से जा रहा, बता दो मुझे। समझ रहे सर। यस, ठीक है, तो मैं पहले खाली 300 स्निप्स पे फोकस कर रहा हूँ जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द जीनोम। ठीक है, और वो 300 जो स्निप्स है उनमें को सेग्रीगेशन फ्रीक्वेंसी देख रहा हूँ कि किसका जो फ्रीक्वेंसी इज हायर इन डी, कितना, मतलब अगर जितने लोगों में देखा गया वो डिसीज पर्सन में देखा गया, उनमें कौन से स्निप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में देखा गया। ठीक है, वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, नैरो डाउन कर लिया, इतने सारे अभी स्निप्स देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खाली एक स्निप में फोकस करना है, मतलब 300 स्निप्स में से मैंने नैरो डाउन किया टू 1 स्निप। ठीक है, ओके, बट हम लोगों ने बात किया था एवरी 700 बेस पेयर में एक स्निप रहता है, बट हम लोग ये एकदम माइक्रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि 300 स्निप्स में से हम लोग एक स्निप पे आ गए। ठीक है, ये सेंटी मॉर्गन वाला स्निप है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्रोमोसोम्स है, ठीक है, तो कौन से क्रोमोसोम है, तो ये देखो, ये क्रोमोसोम में नहीं दिख रहा है, ये क्रोमोसोम में नहीं दिख रहा है, ये क्रोमोसोम में नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, तो
अभी हाँ इधर कहीं दिख रहा है मुझे, ये 300 स्निप में से या जो भी है इसमें से मैंने देखा कि हाँ ये इधर फ्रीक्वेंसी है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 4 में हमारा डिसीज्ड एलील हो सकता है। ठीक है, ओके। सो हम लोगों ने हम लोग बाकी क्रोमोसोम पे फोकस ही नहीं करेंगे, वी विल फोकस ऑन ओनली वन क्रोमोसोम। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये क्रोमोसोम में कितने स्नेप्स है वो सारे देखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी देखो क्रोमोसोम भी काफी बड़ा है, एक क्रोमोसोम भी काफी बड़ा है, तो मुझे ऐसे स्नेप्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी इज कम। ठीक है, जैसे हम लोग ने 300 सेंटीमॉर्गन 300 स्नेप्स देखे थे 3000 सेंटीमॉर्गन्स के लिए, वैसे ही क्रोमोसोम का देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी जो SNP stat shows same some linkage with disease, SNP closely linked with disease। तो ये हम लोगों ने देखो ये कलर्ड फॉर्म किया है। ठीक है, तो ये ब्राउन वाला जो है इट इज ये नॉट क्लोजली रिलेटेड, इधर ये ब्लू कलर होना चाहिए था इधर। ठीक है, ये ब्लू कलर, तो ये SNP डाट इज क्लोज, ये जो इधर जो SNPs है ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है, थोड़े दूर है। ठीक है, ओके। बट ये जो ज्यादातर जो स्निप्स है वो क्लोजली रिलेटेड है, वो इधर ऐसे फॉर्म में दिखाया है। ठीक है, ओके। तो हम लोग को इधर फोकस करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ हियर। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इधर देखो एकदम जैसे मार्कर से 10 सेंटीमॉर्गन अपार्ट थे, हम लोगों ने क्रोमोसोम से फाइंड आउट किया। फिर अभी हम लोग ऐसे स्नेप पे फोकस करेंगे जो कि 1 सेंटीमॉर्गन अपार्ट है, उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम लोग को नैरो डाउन करना पड़ेगा। पहले हम लोग ने 10 सेंटीमॉर्गन पे एक स्नेप देखा था, फिर 1 सेंटीमॉर्गन पे देखेंगे, फिर 0.1 सेंटीमॉर्गन में देखेंगे, फिर 0.01 सेंटीमॉर्गन में देखेंगे, ओके, फिर 0.001 सेंटीमॉर्गन में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नैरो डाउन कर रहे हैं हम लोग स्निप्स को। ठीक है, तो जितना ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड रहेगा हम लोग खाली उस पे ही फोकस करेंगे, ना कि इतने सारे स्नेप्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये अनलिंक्ड है तो इधर क्या है, लिंक्ड है, मतलब ये करीबन करीबन इनकी फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 1%। ठीक है, ओके। और फिर क्लोजली रिलेटेड है तो मैं बोल सकता हूँ इनमें परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, 10% से ज़्यादा। ठीक है, इवन मोर क्लोजली रिलेटेड लिंक्ड रहेगा तो इसमें मैं बोल सकता हूँ 20-30% से ज़्यादा। ठीक है, और इसमें क्या है, ये सबसे ज़्यादा क्लोज है, मतलब ये 100% लिंकेज दिखा रहा है विद डिसीज। तो इससे क्या हो रहा है, मैं सेंटीमॉर्गन से मैं नैरो डाउन कर रहा हूँ मेरे स्निप यूजिंग माई स्निप्स की 100% लिंकेज कहाँ दिख रहा है। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था विद <<1%। ठीक है, और फिर हम लोग आए बहुत सारे स्टेप्स में फाइंड आउट करते करते वी फाउंड ऐसे जीन्स जो कि 100% लिंक्ड है, 100% लिंक्ड है। ठीक है, विद डिजीज कॉजिंग अलील। ठीक है, ओके। सो ये क्या हो रहा है, हम लोग नैरो डाउन कर रहे हैं यूजिंग स्निप पावर ऑफ स्निप्स। ठीक है, होपफुली समझ रहे हैं, ऊपर से जा रहा है क्या स्टूडेंट्स, सो गए क्या? पता है मुझे 9 बजने वाले। हेलो, एम आई स्टिल ऑडिबल? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये आई थिंक एक बार और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस को जो हम लोग नैरो डाउन कर रहे हैं उसको बोलते हैं पोजिशनल क्लोनिंग, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे पहले ऐसे स्निप्स ले रहे हैं जो कि लेस फ्रीक्वेंट है। ठीक है, जो कि अगर जिसमें 0.1% से भी कम फ्रीक्वेंसी दिख जाती है तो उसको चूज करते हैं। फिर ऐसे हम लोग उसमें से ही फाइंड आउट करते हैं कि उनकी कौन से क्या बोलते हैं स्निप्स की फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 1%। तो जैसे 10% हो गया, फिर 30% हो गया, फिर 40, 50, 60, 80, 90, 100।
तो ऐसे करते करते हम लोग को ऐसे स्नेप्स मिलेंगे जिनकी 100% लिंकेज रहेगी एक पर्टिकुलर डिसीज एलील के साथ। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली नैरो डाउन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा था यूनिवर्स से हम लोग नैरो डाउन किया था आपके एड्रेस तक। ठीक है, यूनिवर्स से एड्रेस नैरो डाउन किया था, वैसे ही आ, ये पर्टिकुलर डिजीज का जो एड्रेस है हम लोग नैरो डाउन कर रहे हैं। ठीक है, वास्टली नैरो डाउन करें यूजिंग पावर ऑफ स्निप्स। ठीक है, तो अगर आप देखोगे एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, सबके पास है। तो इधर देखो, ये पी आर्म है ऊपर का, ये क्यू आर्म है, क्यू आर्म में भी खाली इधर पे फोकस हो रहा है। ओके, तो हंटर सिंड्रोम हीमोफीलिया बी कॉज कर रहा है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हीमोफीलिया ए। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं, अनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है जो मेल्स में दिखता है। ठीक है, ओके, ठीक है, मसल डिस्ट्रॉफी, ये बहुत सारे ये म्यूटेशंस हैं जो कि ह्यूमंस में दिखते हैं। ओके, एक बार हम लोगों ने पता लगा लिया कि कौन सा जीन्स कैंडिडेट जीन्स कौन से हैं, जीन ए है या बी है या सी है, उसमें भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन से स्पेसिफिकली कौन से जीन्स आर प्लेइंग मेजर रोल। ओके, तो इधर आ जाता है आपका क्रोमोसोम वॉकिंग एंड क्रोमोसोम जंपिंग। तो वॉकिंग में आप क्या कर रहे हो, क्लोन कर रहे हो। ठीक है, और ये प्राइमर यूज कर रहे हो इधर का, और आप इस ये पूरा डीएनए निकाल रहे हो। ठीक है, फिर जो एंड ऑफ द डीएनए है उसका आप, क्योंकि इधर का नोन रहेगा, ठीक है, बट इधर का अननोन है। ठीक है, तो एक बार आपने ये डीएनए निकाला, इसको आप सीक्वेंस करोगे और फिर एंड ऑफ द डीएनए का आप क्लोन बनाओगे, उसको एज अ प्राइमर यूज करोगे और ये पूरा का पूरा जीन को क्लोन करोगे। फिर आप इसका सीक्वेंस लोगे, इसका प्राइमर बनाओगे और फिर इसको क्लोन करोगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते इसको बोलते हैं क्रोमोसोम वॉकिंग। क्रोमोसोम वॉकिंग, ये वॉकिंग करना है, राइट, एक एक करके निकाल रहा हूँ, तो ये क्रोमोसोम वॉकिंग है। तो नेबरिंग जीन्स हम लोग को पता चल जाता है। एंड दूसरा है क्रोमोसोम जंपिंग, जिसमें हम लोग बेसिकली जंप कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग को बीच का सीक्वेंसेस की पड़ी नहीं है, या जंपिंग। इसके भी सिंपल फंडे, अब अगर देखोगे आप आपने जब जीनोमिक डीएनए को रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट किया, एक जैसे एक जीन इधर है, एक इधर है, और आपने क्या किया, क्योंकि वेक्टर पे है तो इसको क्लोज लेके आ गए। ठीक है, इसको ये किया, लाइगेशन किया, तो ए एंड बी आर क्लोज। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद आपने इधर से रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया, तो आपका जो डीएनए है वो ऐसा हो जाएगा, ए और बी साथ में आ जाएंगे। ओके, ए एंड बी साथ में आ गए, तो आपने इस ये सीक्वेंस ले लिया, ये सीक्वेंस ले लिया। ठीक है, और इसके अगेंस्ट प्रोब खड़ा किया, तो ये आपको बी के सीक्वेंस पता चल जाएंगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, बी का प्रोब लोगे और फिर वैसे ही सी फाइंड आउट करोगे या डी फाइंड आउट करोगे, जो भी है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इधर से बीच के सीक्वेंसेस आपको की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इधर से जैसे सी हो गया या ई हो गया, डायरेक्टली जंप कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम जंपिंग। तो ये दोनों मेथड्स का रिक्वायरमेंट आपको रहेगा, क्रोमोसोम जंपिंग एंड क्रोमोसोम वॉकिंग का, टू फाइंड एकदम पिन पॉइंट करने के लिए पर्टिकुलर चीज। तो जैसे हम लोग ने अभी देखा कि पहले हम लोग को पेडिग्री एनालिसिस करना पड़ता है, फिर पोजिशनल क्लोनिंग से हम लोग नैरो डाउन करेंगे। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हम लोग क्रोमोसोम वॉकिंग या जंपिंग यूटिलाइज करेंगे, और उसमें जो कैंडिडेट जीन्स मिलते हैं उसके ऊपर एनालिसिस किया जाएगा और उसका सीक्वेंस कर सकते हैं। तो आई थिंक ऊपर से गया है, बट वी विल रिपीट दिस इन फ्यूचर। होपफुली समझा रहेगा, किसी लोग अगर नहीं समझा रहेगा तो एक बार पढ़ के देखो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आई विल रिपीट डेफिनेटली। ठीक है,
Yes, everyone. Yes, sir. Okay. Yes, sir.